नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। सरस्वती नदी को परे करने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की विवेचना आधी अधूरी रह जाती है। संज्ञान में लें कि इस सभ्यता के लगभग सभी प्रमुख नगर उस महान किंतु अब विलुप्त हो गई सरस्वती नदी के किनारे किनारे ही बसे हैं, जिसके अंतरिक्ष चित्रों पर आधारित साक्ष्यों से पेलियो चैनल्स चिन्हित कर लिए गए हैं। एजेंडाकारों ने अपनी झूठी प्रतिस्थापनाओं के आगे वैज्ञानिक साक्ष्यों तक को झुठला दिया है, लेकिन सत्य अपनी जगह अटूट किंतु निर्विकार खड़ा है। आज मैं अपनी बात केवल उपसंहार में रखूंगा, क्योंकि बात करेंगे उस सांस्कृतिक निरंतरता की जो सरस्वती सिंधु सभ्यता से आरंभ कर आज तक किसी न किसी परंपरा अथवा जीवन शैली में विद्यमान है। आज सभी उद्धरण केवल एक ही पुस्तक सरस्वती बह रही है अथवा सरस्वती फ्लोज ऑन से प्रदान करने जा रहा हूं, जिसके लेखक अंतरराष्ट्रीय ख्याति के पुरातत्वविद प्रोफेसर बीबी लाल हैं। प्रोफेसर बीबी लाल वर्ष 1968 से 1972 तक पुरातत्व विभाग नई दिल्ली के प्रमुख निदेशक थे। वे जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत भी रहे। इसके अतिरिक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में निदेशक के पद पर भी उन्होंने कार्य किया है। प्रोफेसर लाल ने ही कालीबंगा की खुदाई में सिंधु सरस्वती सभ्यता के समृद्ध नगर की खोज की है। इतिहास में योगदान के दृष्टिगत वर्ष 2000 में प्रोफेसर बीबी लाल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह परिचय इसलिए चूंकि यह संपूर्ण विवरण जो मैं आपको प्रदान करने जा रहा हूं वह उनके ही मौलिक शोध और विवेचना का हिस्सा है। सरस्वती नदी प्राकृतिक कारणों से विलुप्त हुई, जिसके बाद पड़ा सूखा वह प्रमुख कारण माना जाता है जिसने इसके तट पर बसी महान सभ्यता को विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया। सरस्वती सिंधु घाटी की सभ्यता अचानक विलुप्त हुई, यह बात विश्वास योग्य नहीं लगती। आक्रमण थ्योरी भी धराशायी हो चुकी है। प्राकृतिक कारणों से पलायन कर चुके लोग कहां बसे, यह विमर्श अभी भी जारी है। तथापि क्या भारतीय संस्कृति के वर्तमान तत्वों में कोई साम्यता तलाश की जा सकती है? आइए देखते हैं कि डॉक्टर बीबी लाल अपनी पुस्तक सरस्वती बह रही है के अध्याय भारतीय संस्कृति की निरंतरता में क्या तथ्य प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय में आभूषण, श्रृंगार, प्रसाधन, भवन निर्माण, नगर नियोजन, रसोई, कृषि, जल व्यवस्था, भूमि व जल परिवहन, शिल्पकला, लोक गाथा, धर्म, सामाजिक वर्गीकरण, लिपि आदि विषयों के माध्यम से बहुत विस्तार से सांस्कृतिक निरंतरता को प्रस्तुत किया गया है। हम इस खजाने में से आज केवल लोक परंपरा के वे पहलू देखने समझने जा रहे हैं जो हड़प्पा काल में भी थे और आज भी विद्यमान हैं। यह तथ्य आश्चर्यचकित करता है कि हड़प्पा काल में महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाया करती थी। पुस्तक के पृष्ठ 78 में चित्र सहित उल्लेख है कि हिंदू विवाहित महिलाओं द्वारा मांग में सिंदूर लगाने की प्रथा आद्य हड़प्पीय काल से चली आ रही है। यह विस्मित करने वाला साक्ष्य कतिपय मिट्टी की मूर्तियों में मिला है जो नौशारो तथा मेहरगढ़ दोनों ही पाकिस्तान में है से जेएफ जारिग तथा सहयोगियों को 2800 से 2600 ईसा पूर्व के स्तर से मिली हैं। ये मूर्तियां 3 रंगों में रंगी गई हैं। इनका शरीर टेराकोटा कलर में है, पीले रंग से गहने रंगे गए हैं जो सोने अथवा स्वर्ण का प्रतीक है, केश काले रंग में है जो स्वाभाविक रंग है, लेकिन सबसे अधिक विस्मित करने वाली बात बालों के बीच मांग में लाल रंग की रेखा है जो आद्य हड़प्पीय काल से चली आ रही है। स्पष्ट ही यह सिंदूर का द्योतक है जो आज भी विवाहित महिलाएं उसी प्रकार मांग में लगाती हैं। श्रीलाल आगे लिखते हैं, यद्यपि यह अविश्वसनीय लगता है फिर भी सत्य है
कि यह प्रथा लगभग 5000 वर्षों से सांस्कृतिक परिदृश्य में बनी हुई है। यह सत्य ही कहा जाता है कि परंपराएं कठिनाई से लुप्त होती हैं, विशेषकर तब जब यह महिलाओं से संबंधित हो, जो सदा ही सांस्कृतिक निरंतरता की संवाहक रही है। इस आश्चर्य में डाल देने वाले तथ्य को थोड़ा और गहरे भारतीय परंपरा में तलाश करते हैं। पृष्ठ 79 में श्रीलाल बताते हैं कि मोहनजोदड़ो में एक खोखला स्वर्ण आभूषण मिला है, जिसे हिंदी में चौक कहते हैं। इस आभूषण से अब भी हरियाणा और राजस्थान की महिलाएं स्वयं को सिर पर अलंकृत करती हैं। वत्स का कहना है, उत्तर भारत के हिंदुओं में चौक एक ऐसा आभूषण है जो गरीब तथा अमीर सभी के द्वारा अपनी बहू को शादी के अवसर पर अनिवार्य रूप से दिया जाता है। धार्मिक अवसर, गृह पूजा, यज्ञों के अवसर पर इसके पहनने की परंपरा है। पुस्तक के उल्लेखों से इतर स्वयं को टटोलिए कि क्या चौक आज भी लगभग सभी भारतीय विवाह पद्धति का हिस्सा नहीं है। आपने नव विवाहिता महिलाओं के श्रृंगार में महत्वपूर्ण हिस्सा भर हाथ चूड़े अवश्य देखे होंगे। क्या आप जानते हैं कि यह कब से भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा है? पुस्तक सरस्वती बह रही है के पृष्ठ 81 से उद्धृत कर रहा हूं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी के वक्ष पर चमकता हार किसी को भी आकर्षित करता है, लेकिन इसमें निरंतरता की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है बाएं हाथ में सर्पिल चूड़ियों का जोड़ा। इस प्रकार की चूड़ियां एक ओर जहां आद्य हड़प्पीय काल तक पीछे जाती हैं, तो दूसरी ओर अब तक उनका प्रचलन बना हुआ है। इस उद्धरण को पढ़ने के बाद विचार करता हूं तो स्पष्टतः पाता हूं कि इस प्रकार की चूड़ियां हरियाणा और राजस्थान में वृहद प्रचलन में है, और यही क्षेत्र तो सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के भी रहे हैं। क्या यह सांस्कृतिक निरंतरता का द्योतक नहीं है? और भी विवरण देखें। पृष्ठ 80 में सचित्र उद्धरण है कि एक विशेष प्रकार के मनकों से बना हार तथा उसके छिद्र विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। ये मनके वृत्ताकार हैं तथा छेद व्यास में किए गए हैं। चित्र में दिखाया गया हार हरियाणा के कुणाल से आद्य हड़प्पीय स्तर लगभग 3000 से 2800 ईसा पूर्व से मिला है, जो चांदी का है, जबकि एक अन्य उसी प्रकार का प्राप्त हार सोने का है तथा लोथल के परिपक्व हड़प्पीय स्तर से मिला है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अब भी ऐसे वृत्ताकार मनकों अथवा सिक्कों के हार पहने जाते हैं। इसका विश्लेषण आवश्यक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आप आसानी से वर्तमान की परिपाटी में इसे तलाश सकते हैं। इसी तरह पृष्ठ 81 में श्रीलाल लिखते हैं, एक और आभूषण हाथ में पहना जाने वाला मणिबंध है, जो डमरू के आकार का है और हरियाणा के बनावली में हड़प्पीय स्तर से मिले एक शिलापट्ट पर उत्कीर्ण है। इस प्रकार के मणिबंध हरियाणा तथा गुजरात की महिलाओं द्वारा आज भी पहने जाते हैं। आगे उल्लेख है, ग्रामीण अंचल की महिलाओं में अभी भी कमर में करधनी पहनने का प्रचलन है, जैसा कि अनेक हड़प्पीय मृण मूर्तियों में पहने हुए देखा जा सकता है। महिलाएं करवा चौथ के अवसर पर पति के दीर्घ जीवन की कामना करते समय अपने को इस आभूषण से सज्जित करती हैं। एक रुचिकर उदाहरण और भी देखें। पृष्ठ 82 में उद्धरण है, केश सज्जा के लिए कंघी का प्रयोग संसार भर में किया जाता है, परंतु हड़प्पन लोग एक विशेष प्रकार की कंघी का प्रयोग करते थे, जो आयताकार होती थी और जिसके दोनों ओर दांते बने होते थे। ये दांते एक ओर से मोटे और दूसरी ओर से महीन होते थे। ठीक इसी प्रकार की कंघियां अभी हाल तक ग्रामीण भारत में प्रयोग में लाई जाती थीं तथा अभी भी सड़क के किनारे की दुकानों में मिल जाती हैं। बुंदेलखंड में इसको ककई कहते हैं और यह उस कंघी से भिन्न है जिसके एक ओर ही दांते होते हैं।
अंजन का प्रयोग अभी भी होता है तथा आधुनिक अंजन श्लाका भी उसी प्रकार की है जैसी कि हड़प्पन समय की। पुस्तक सरस्वती बह रही है पृष्ठ 112 में उल्लेख है। हड़प्पन काल के कुछ और भी नमूने हैं जिसमें विशेष रूप से स्वास्तिक एक है। हड़प्पनों के लिए इसकी क्या उपयोगिता थी कहा नहीं जा सकता, परंतु वर्तमान समय में यह शुभ भाग्य का सूचक है। अब भी विशेषकर गांवों में घर के द्वारों पर यह शुभ प्रतीक चित्रित किया जाता है। आगे उल्लेख मिलता है, धार्मिक शोभा यात्रा में हाथियों को विशेष रूप से उनके मस्तक और सूंड को सजाने की प्रथा हड़प्पन काल से ही चली आ रही है। चित्रित मृत्तिका हाथी का सिर व सूंड समुन्नत हड़प्पा काल का प्राप्त हुआ है। ध्यान से इस मृत्तिका सर को देखें तो सिर पर श्रृंगार नहीं, पूरा मुकुट ही प्रतीत होता है। आज भी ऐसे प्रतीक घरों के मुख्य द्वार पर प्राप्त होते हैं अथवा नहीं, आप स्वयं विवेचित करें। मित्रों, यह विषय बहुत बड़ा है, इसलिए समय समय पर इसे चर्चा में हम आगे भी लेंगे। लेकिन आपको नमस्ते कहूं इससे पहले इसी पुस्तक से नमस्ते का उदाहरण भी लेते हैं। पुस्तक के पृष्ठ 115 में उल्लेख है कि नमस्ते करने की हिंदू रीति सामाजिक प्रथा है अथवा धार्मिक, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यह प्रश्न इसलिए होता है क्योंकि जिसको नमस्कार किया जाता है उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाता है। जो भी हो, यह प्रथा हड़प्पन काल से चली आ रही है, जैसा कि वहां से समुन्नत हड़प्पा काल की प्राप्त मृण मूर्तियों में यह मुद्रा मिलती है। मित्रों, मैंने इस महत्वपूर्ण पुस्तक सरस्वती बह रही है से केवल कुछ उदाहरण ही लिए जिसे आसानी से अपने आसपास देखा टटोला जा सकता है। भारतीय संस्कृति की अपनी निरंतरता है, वह किसी के मिटाए नहीं मिटी, किसी के झुठलाए झूठी भी सिद्ध नहीं हो सकती। पाकिस्तान का सपना देखने वाले शायर इकबाल ने इसी हिंदुस्तान का सजदा करते हुए लिखा था, यूनानियों मिस्रो रुमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मित्रों, आज इतना ही, फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।